आसन में किसी भी आसन में बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेके दोनों आईब्रो के बीच में माइंड कंसंट्रेट करेंगे। एक छोटी सी नाड़ी दीप ज्योति कल्पना या अपने इष्ट या सुप्रीम पावर को याद कीजिए। सुप्रीम पावर को याद करते हुए सोचिए हम लोग को देख रहे हैं, हम सभी उसे याद कर रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं। एक बार ओम का उच्चारण संगच्छेदम के मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। ओ संगच्छेदम संवदत् शम्भो मनसि जा नित्यं देवे भागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते समानी भयाकुति समाना हृदया निभ समानमस्तु मन यथा सुशास्यति। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमः। ओम शांति शांति शांति। अब छोटा संकल्प लेंगे। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देंगे, अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दूसरे को भलाई करेंगे, विश्व में योग का पटाखा फहराएंगे और इस बार सभी का JRF क्लियर हो। इस संकल्प के साथ दोनों हाथों को रब करके फेस पर सेक लगा दीजिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा यूनिट है? यूनिट 10। ओके, तो 10 यूनिट का नाम क्या है? हायर एजुकेशन। एजुकेशन। ओके, बहुत अच्छा। और उससे पहले जो है ये 10 यूनिट क्यों दिया गया है, ये UGC के सिलेबस में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा डायग्नोस्टिक कर लेते हैं। सभी लोग थोड़ा मैसेज करेंगे फास्ट में सारे यूनिट का। फर्स्ट यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या होता है थोड़ा थोड़ा बताएंगे सब। जो है पहले टीचिंग जहाँ होगा, लर्निंग होगा, जहाँ एक तो क्या होगा वहां पर, नहीं मैसेज नहीं आ रहा है। एक्टिविटी होता है, जहां भी क्वेश्चन कभी भी पूछेगा आपको टीचिंग से, तो आप जो है वहां पर एक्टिविटी, जो भी ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन में एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये रहेगा तो वहां पर एक्टिविटी देंगे। जो भी ऑप्शन एक्टिविटी से रहेगा जहां टीचिंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट यूनिट में टीचिंग है। सेकेंड यूनिट क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया फर्स्ट यूनिट। एक एक क्वेश्चन सब यूनिट से पूछते हैं, डायग्नोस्टिक होते जाएगा सबका। जी मैसेज की। सेकेंड यूनिट रिसर्च है ना? रिसर्च। जी, तो रिसर्च का स्टेप बता दीजिए कोई भी। रिसर्च हुआ है ना आप लोग का? रिसर्च इसलिए कि पूछा जाता है कि और जो है हम लोग जो हायर एजुकेशन में जब बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर,
तो बच्चों को जो है रिसर्च कैसे कराना है और उसके बाद जो है रिसर्च में क्या क्या होता है, ये सब जानकारी हम लोग को यूजीसी नेट के द्वारा मिलता है। और टीचिंग में जो है हम लोग जो है सीखते हैं कैसे टीचिंग किया जाता है, टीचिंग में एक्टिविटी होता है, और उसके बाद जो है किस तरह का टीचिंग होता है, बोर्ड पर किस किस साइड खड़ा होना चाहिए, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो पहले तो ये बताइए, बोर्ड पर जो है टीचिंग टाइम में जो किस साइड खड़ा होना चाहिए, लेफ्ट की राइट साइड? लेफ्ट राइट में जवाब दीजिए। राइट साइड में। गलत है, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड बोर्ड रहता है, लेफ्ट साइड खड़ा होते हैं हम लोग। उसके बाद जो है बहुत अच्छा लेफ्ट आ रहा है। रिसर्च हो गया। रिसर्च के बाद होता है कि आप जो है कंप्रीहेंशन पूछा जाता है आप लोगों को, थर्ड यूनिट है। तो कंप्रीहेंशन इसलिए पूछा जाता है कि आप जो है किस तरह से ये कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, उसके बारे में कितना जान सकते हैं, कितना उससे ये कर सकते हैं, मतलब कि कंटेंट निकाल सकते हैं। ये सब के चलते जो है यूजीसी आपको पैसेज देता है, पैसेज से क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। तो क्वेश्चन पैसेज का कैसे बनाते हैं, अभी पैसेज नहीं हुआ आप लोगों को शायद, तो उसमें ना क्वेश्चन का पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ मेन वर्ड को ये कर लेते हैं, अंडरलाइन करते हैं या लिख लेते हैं। दूसरा, या नहीं तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज में आंसर खोजते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद कौन सा है, पैसेज के बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरह का होना चाहिए, ये सब की चीज का जानकारी देती है कम्युनिकेशन में। और उसमें जो है इस तरह से एक वर्टिकल होता है, पैरेलल होता है, और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब चीज की जानकारी कम्युनिकेशन में आपको मिलती है। और विशेष तो आप लोग पढ़े ही हैं कम्युनिकेशन। तो और उसके बाद नेक्स्ट जो है कौन सा है, 5, फोर्थ हो गया कम्युनिकेशन। 5 में मैथमेटिक्स, उसमें जो है आपको पूछा जाता है कि आप जो है कितना, उसमें रेशियो निकालना पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है, उसके बाद परसेंटेज पूछता है। तो ये सब चीज छोटा छोटा, मतलब कि ज्यादा टफ नहीं पूछता, हल्का फुल्का पूछता है कि आपको कितना ये सब आता है कि नहीं आता है। फिर मैथमेटिक्स होने के बाद लॉजिकल रीजनिंग है। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो है क्या क्या आता है उसमें, उसमें यही पूछता है आपको जानकारी की शब्द अर्थ और अगमनात्मक निगमनात्मक, और इसमें जो है ये सब पूछता है। और उसके बाद जो है इसमें ये भी रीजनिंग में पूछा जाता है कि लेफ्ट राइट का पता है कि नहीं, टीचर बन गए हैं लेफ्ट राइट का। तो आप लोग एक बार बताइए कि कहीं पर हम जाते हैं, किसी को एड्रेस बताते हैं या फाइल रखना है, तो कोई इससे मतलब कि किसी घर के एड्रेस दिया तो कहेगा घर के बगल में हम खड़े हैं, लेफ्ट साइड खड़े हैं, तो क्या होगा, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा कि वो घर के लेफ्ट होगा? जैसे रीजनिंग में पूछता है ना कि इतना इतना मीटर जाए लेफ्ट, और इतना मीटर जाने के बाद जो है पश्चिम की दिशा में 10 मीटर गए, उसके बाद बताइए कि किस दिशा में खड़े हैं। तो उसमें बताइए कि जब आप कहीं पर जाते हैं, गोलंबर है, छोड़िए वो घर वाला, गोलंबर है, तो वहां पर जो है क्या होगा, गोलंबर पर आपको बोलेगा कि हम गोलंबर या पिलर के सामने खड़े हैं, पिलर के लेफ्ट साइड खड़े हैं। तो कोई पिलर के लेफ्ट साइड होगा तो मतलब कि आपका लेफ्ट होगा। और जब जब किसी घर या किसी वस्तु का जो फेस बना हुआ रहता है, तो उसका जब लेफ्ट, जब पूछेगा हम उसके लेफ्ट हैं, तो आप उनके लेफ्ट के अकॉर्डिंग उससे मिलिएगा। पिलर या गोल है कोई उनके चीज तो, हाँ, उनके अकॉर्डिंग जो हाँ चीजें उनके, हैं उनके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट गिनेंगे। हाँ। और जब फेस जिसमें है, जिसमें फेस नहीं है, सिर्फ गोल है, ये मान के चलिए बोतल है, कि इसका हम ये जाएंगे कि इस लेफ्ट है, तो बोलेंगे पिलर के लेफ्ट साइड ये होना चाहिए, लेफ्ट साइड हम खड़े हैं। तो लेफ्ट साइड मीन्स आपका लेफ्ट, ये साइड। राइट साइड तो राइट साइड, क्योंकि इसमें फेस नहीं है, तो आप बता कैसे पता चलेगा कि इसको जो है हम लेफ्ट साइड हैं कि राइट साइड, इसलिए इसमें जो कभी भी पूछा जा सकता है आप लोग रीजनिंग। तो जो भी गोलंबर है या ये सर्किल है, तो उस जगह पर जो है अपना लेफ्ट, उसका लेफ्ट। नेक्स्ट जो है कौन सा है, लॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन, डी है।
हाँ, डीआई जो है उसमें उसमें भी वही डीआई में भी पूछा जाता है, चार्ट बना हुआ रहता है कि मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है, एवरेज देता है निकालने के लिए, या नहीं तो आपको दे देगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो छोटा उसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो सभी लोग को बन जाएगा। और वो पहले पैसेज और ये मतलब सॉरी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये सब थोड़ा सा जान जाइएगा तो बन जाएगा डीआई। डीआई के बाद है क्या, आईसीटी। हाँ, आपको जो है कंप्यूटर क्या कुछ जानकारी होना चाहिए, प्रोफेसर बन रहे हैं तो कुछ आईसीटी में क्या क्या होता है टेक्नोलॉजी में, उस सब चीज का जानकारी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है कंप्यूटर में तो अपडेट रहना पड़ता है। इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में जो है आप लोग जो है पर्यावरण, आप रोड पर चल रहे हैं या फ्रिज का यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा गैस निकलता है, रोड पर चल रहे हैं जब गाड़ी चल रही है तो उसमें किस जो कोई भी गाड़ी का धुआं से किस प्रकार का गैस निकलता है, नाम बताइए तो। जब रोड पर कोई भी जो है व्हीकल्स के द्वारा जो पोल्यूशन निकलता है कौन सा, कार्बन कार्बन मोनोक्साइड। मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरह से जानकारी रहना चाहिए इन्वायरमेंट का। उसके बाद इन्वायरमेंट के बाद जो है डायरेक्ट आप लोग को हायर एजुकेशन है ना। तो अब हायर एजुकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। हायर एजुकेशन जो है इसमें आप लोगों को ये नहीं कि हायर एजुकेशन मीन्स कि बहुत बड़ा कुछ विशेष किसी एजुकेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि आपको किस तरह से जब हायर एजुकेशन में हम आए हैं तो जितना भी हायर एजुकेशन का सिस्टम है, जैसे भी कॉलेज चाहे स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है या यूनिवर्सिटी चल रही है, तो इस किस तरह से चल रहा है, इसमें कितने एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, कौन कौन मैनेजमेंट देखते हैं और कहाँ से इसका अप्रूवल होता है, ये सब की चीज की जानकारी होती है। तो ये सब जो हम लोग जो है सीखते हैं हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन हम लोग ये नहीं सोचे कि विशेष प्रकार का एजुकेशन होगा। नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन को चलाने के लिए जो जो प्रोसेस होता है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जानने से ये फायदा होता है कि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं तो आपको कॉलेज के बारे में विशेष जानकारी रहती है। और मैक्सिमम टाइम जो है ना ये चीज होता है कि लोगों को लगता है कि कुछ चीज जो है विशेष होगा उसमें हायर एजुकेशन में, और जिससे कि हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा जो नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन। वैसा जब क्वेश्चन बनाइएगा तो मेन चीज है कि इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन में दो में जो है ना करंट अफेयर्स भी पूछ देता है एग्जाम में। तो इसका ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम में भी जो एग्जाम से एक सप्ताह पहले थोड़ा सा गूगल को सर्च कर लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बता देंगे लास्ट में क्या क्या सर्च करना है। जैसे कि अभी जो है टॉप 10 में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी आती है, कौन सा ये आते हैं मतलब कि यूनिवर्सिटी, फिर ये आईटी आते हैं, टेक्नोलॉजी में कौन सा आगे है। तो ये सब चीज़ की जानकारी हम लोग लास्ट में, इन्वायरमेंट में भी कुछ कुछ पूछते हैं, करेंट में मेन ज़्यादा पूछते हैं। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन का जो है ना सिलेबस से ज़्यादा जो है ना करंट पूछ देता है, सिलेबस में जितना है उससे ज़्यादा। तो इसलिए अपडेट रहना हायर एजुकेशन में। अब हम लोग जो है प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन, थोड़ा हायर एजुकेशन के बारे में कुछ जानते हैं। तो एक सेकेंड। आवाज आ रही है ना? हेलो। जी सर, ओके, आ रही है। ओके। तो अब जो है स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा ना? जी सर। जी सर। ओके ओके। तो हायर एजुकेशन में एक चीज और है, सिलेबस, इसको पहले देख लेते हैं। सिलेबस में जो है देखिए सबसे ऊपर जो है मेन चीज मानिए तो हायर एजुकेशन का जो है ना ऊपर में जो लिखा सा विद्या या विमुक्ति, सभी लोगों का जो है ना मेन लक्ष्य जो हायर एजुकेशन यही होना चाहिए, सा विद्या विमुक्ति, वैसा विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे।
लेकिन ये जो है सिलेबस में ये चीज जो है नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है, और जो सिलेबस में दिया है उस चीज को ध्यान ये करना है, पढ़ना है। फर्स्ट जो है यूनिट है इसमें जो है दिया है टॉपिक उच्च अधिगम और संस्था और प्राचीन भारत में शिक्षा। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। तीसरा है भारत में प्राच्य और पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। फिर है व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। फिर मूल्य, वैल्यू बेस मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा। नीतियां, अनुशासन और राजनीतिक प्रशासन, इससे कम क्वेश्चन आता है आजकल, ठीक है। फिर अब हम लोग शिक्षा, हायर एजुकेशन में जो है शिक्षा शब्द जो है क्या है, शिक्षा शब्द कहाँ से आया है, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्ष शब्द का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। शिक्षा के अंग्रेजी समानार्थक शब्द है एजुकेशन, की उत्पत्ति लेटिन भाषा से एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। लेटिन भाषा के 3 शब्द एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति के मूल कारक माने जाते हैं। एजुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षण का शिक्षण, टीचिंग ऑफ ट्रेनिंग। दूसरा है एजुकेयर, लालन पालन, टू एजुकेट एंड टू ब्रिंग ऑफ टू रेयर। तीसरा है एजुकेयर ही है, ये एजुसेयर है, सॉरी, प्रेरणा और पथ प्रदर्शन होता है, टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट। उपर्युक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ है प्रशिक्षण, संवर्धन, पथ प्रदर्शन, सर्वांगीण विकास। शिक्षा की परिभाषा विभिन्न मतलब कि जितने भी एजुकेटेड पर्सन है वो अपने अपने तरीके से जो है ये शिक्षा की परिभाषा दिए हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है इनका, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों की व्यक्तित्व का विकास होता है। ये कह रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों का व्यक्तित्व का विकास होता है। और दूसरा कह रहा है बिल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन एंड माइंड एंड स्पिरिट, मानव मन और आत्मा की शक्तियों का निर्माण। महर्षि अरविंद बोलते हैं ये जो है दिया ऊपर में डॉक्टर राम सकल पांडे ने बोले हैं शिक्षा की परिभाषा। क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन में हैं, टीचर हैं, तो पूछ सकता है शिक्षा क्या है, शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये सब चीज की जानकारी हम लोग को होना चाहिए। इसलिए हमने वहां से उठाए हैं, ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चीज को जो है हम लोग को जानकारी बेसिक होना चाहिए। इसलिए जितना डीपली होता है वो हमने सारे चीज जो चीज जानकारी होना चाहिए वो सब कवर करने की कोशिश किया है। और शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से। तो ये कह रहा है कि ये कौन कह रहा है, महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि शिक्षा का अभिप्राय है बालक मनुष्य के शरीर और मन, आत्मा के सर्वांगीण विकास से। इसमें बचपन से लेके मनुष्य के शरीर, फिर मन, आत्मा के सर्वांगीण विकास के बारे में बता रहा है। आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। क्लियर जी है सर। ना? क्लियर है सर। ओके। क्लियर है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं इंटरनल जो भी है उसको पूर्णता से अभिव्यक्त होना। जो भी अपना जो बोलते हैं ना कि सारे लोग को अपना अपना संस्कार होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलप होते हैं, कुछ लोग कम ही समय में ज्यादा डेवलप होते हैं। वही बोलता है आंतरिक जो भी गुण है उसको जो पूर्णता अभिव्यक्त कर देना ही शिक्षा है। इसका स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो है, आज इंट्रोडक्शन है तो सारा चीज हल्का फल्का ये करते हैं, नेक्स्ट रोज ये बढ़ेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं, एजुकेशन मेन ऑब्जेक्टिव। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना,
उच्च शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने में सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन लाना सुगम हो जाता है। कह रहा है शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों और शिक्षार्थी जो भी है उसका जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो भी कल्चर है, नैतिक मोरलिटी कितना है उसमें, स्पिरिचुअलिटी कितना है, विषयों को समझने में सक्षम बने। अब स्पिरिचुअल के बारे में कुछ बात हो, समझ ही नहीं पा रहे हैं टीचर, तो इनके लिए जो है बोल रहे हैं कि शिक्षा वैसा इसका मेन उद्देश्य होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक रूप से, फिर सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विषयों को समझने में सक्षम बनाती है। इसके माध्यम से समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना सुगम हो जाता है। जानते हैं मोरलिटी क्या होता है और स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी और उसके बाद सांस्कृतिक क्या होता है, आर्थिक क्या होता है, इस सारा चीज जो जिसको पता है तो वो जो है समाज में कलेक्टिव रूप से किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। भारत में शिक्षा तीन स्तर पर कार्य करती है। भारत में प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर, हायर एजुकेशन जो बोलते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है हम लोग जो है वही 6-7 तक जो है पढ़ते हैं, कहीं के 8 तक लेते हैं। फिर माध्यमिक में 10+2 तक जो है माध्यमिक माना जाता है, और +2 के बाद जो है हायर एजुकेशन माना जाता है, जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो बोलते हैं प्रतिष्ठित हो गए, उच्च शिक्षा इसको बोलते हैं। भारत के उच्चतर शिक्षा तंत्र, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यहाँ ऊपर जो भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। अरे भारत में उच्चतर शिक्षा तंत्र कहाँ से हुआ है? हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया माध्यमिक स्तर के बाद मौजूद शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े शिक्षण संस्थान उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। माध्यमिक स्तर के बाद, माध्यमिक स्तर किसको माने थे हम लोग? +2 तक। उसके बाद जो भी है जुड़े हुए शिक्षण संस्थान जो भी है, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और विश्वविद्यालय के सार उच्चतर शिक्षा को सबसे बढ़िया तरह से प्रतिबिंबित करता है। यहाँ मानवीय विचारों का अनुकरण होता है और रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव और से अभिप्रेत, मोटिवेट कर है वो, वहां पर जो है क्या होता है, मानवीय विचारों का अंकुरण होता है। जिस तरह का विचार है उस तरह से वहां पर प्रफुल्लित होता है और अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च करते हैं। और कंस्ट्रक्टिव होता है, मोटिवेट, दिमागों की एक दूसरे से अंतर क्रिया होती है, एक दूसरे को समझते हैं और पहले से स्थापित हर प्रकार के सत्य के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाया जाता है ताकि नई ज्ञान की खोज या वृद्धि हो सके। आलोचनात्मक क्या होता है? क्रिटिसाइज या बोल सकते हैं, या किसी का जो है क्रिटिसाइज आलोचनात्मक बोला जाता है, या कमेंट बोल सकते हैं। तो जहां हायर एजुकेशन में कमेंट जो है पॉजिटिव माना जाता है, जो कि किसी चीज पर कमेंट किए या कुछ पर तर्क किए तो उसमें जो है आपको जो है नई चीज की जानकारी होती है। इसलिए कभी भी किसी को हायर एजुकेशन में किसी अच्छे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह का होता है क्रिटिसाइज या आलोचना। तो इसमें पॉजिटिव रूप से जब क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसमें जो है अच्छे गुण, उस चीज को सुधारता है लोग। ये नहीं कि उसमें जो है डिमोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं ना, इसमें जो है इस चीज के बारे में मेरे प्रति ये हुआ, कमेंट हुआ, तो इसमें हम सुधार करते हैं। तो इसलिए हायर एजुकेशन में कोई भी दोस्त या फ्रेंड कमेंट करते हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हायर एजुकेशन में, तो आलोचनात्मक होगा तो उसको निगेटिव समझ के क्वेश्चन को ये नहीं कर देना है, ऑप्शन ये छांट नहीं देना है। क्योंकि हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है करीब ABCDEF 5-6 दे देता है, तो इसमें से जो भी सिलेक्ट करना होगा फिर मिलाने के लिए रहता है। तो आलोचनात्मक को पॉजिटिव मानेंगे। और क्वेश्चन जो है कभी भी जो है फर्स्ट पेपर में जो है पॉजिटिव और निगेटिव से ही बनता है, इस पर चीज को ध्यान लीजिए। देखिए
थोड़ा सा जो होता है टीचिंग में भी जो है आपको पूछेगा, फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पॉजिटिव निगेटिव पूछेगा कि क्वेश्चन देख समझिएगा, कहेगा कि अच्छे एजुकेशन अच्छे टीचिंग के लिए क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या क्या ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसमें से पॉजिटिव पूछ रहा है। वो बैड एजुकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो बैड टीचिंग के लिए तो उसमें से जो निगेटिव होगा उसको वर्ड को ले लेंगे। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन में भी होता है, बैरियर होता है, इस तरह से हायर एजुकेशन में भी पॉजिटिव निगेटिव से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो बना लीजिएगा, ऑप्शन को छांट लीजिएगा। चलिए इसमें समझ में आ गया होगा आलोचनात्मक क्या है। नेक्स्ट जो है भारत के उच्चतर शिक्षा का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत के उच्चतर शिक्षा का इतिहास क्या है। पहले जो एजुकेशन होती थी गुरुकुल में होती थी, और पहले टीचर सेंट्रिक एजुकेशन होता था, मतलब शिक्षक केंद्रित। अब क्या हो रहा है, छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग होता है। तो यही बोल रहा है इतिहास जो है इसका क्या है, भारत में उच्चतर शिक्षा का इतिहास जो है उसी के बारे में हम लोग जाने। प्राचीन भारत में विकसित हुई शिक्षा के वैदिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। प्राचीन टाइम में जो है वैदिक शिक्षा दी जाती थी और इनका परम लक्ष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति थी। इसका परम लक्ष्य क्या थी, आत्मज्ञान की। ये नहीं थी कि अब अभी तो जॉब के लिए पर्पज से लोग पढ़ते हैं, लेकिन पहले था कि आत्मज्ञान की प्राप्ति। जो वहाँ ऊपर में जो हम लिखे हैं टॉपिक, सा विद्या विमुक्ति, वैसा विद्या जो मुक्ति मोक्ष प्राप्त करे करवाए, तो उसके लिए पढ़ते थे लोग, ताकि सांसारिक बंधनों से परे परमात्मा को प्राप्त कर सके। परमात्मा क्या है, नीचे ये सांसारिक बंधन में नहीं रहते हैं, वो जो है सांसारिक बंधन से परे है। वो तो एक सिर्फ थिंकिंग किए कि उसका सृष्टि का निर्माण कर देंगे। तो सुप्रीम पावर को प्राप्त करने का विधि पहले सीखते थे, प्राप्त करने का। अभी भी जो है मेन लक्ष्य मनुष्य का वही होता है, सारे मनुष्य का या योगी का जो भी है वही है, सुप्रीम पावर को प्राप्त करना है। ये तो अभी हम लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं भौतिक अचीवमेंट के लिए। भौतिक मतलब फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों को जो है ना बैलेंस करके लेके चलना चाहिए मनुष्य को। सिर्फ स्पिरिचुअल के प्रति ही झुकाव नहीं रहना चाहिए, फिजिकल भौतिक दुनिया को भी जानकारी रखना चाहिए और अध्यात्म का भी। तभी जो है एक सुंदर समाज का निर्माण होता है, एक सुंदर समाज या परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। फिर गुरुकुल, नेक्स्ट टॉपिक है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अध्यापक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें छात्रों को कठोर अनुशासन और अपने शिक्षक के प्रति उसे कुछ दायित्व के अधीन रहना होता था। करेक्ट, ग्रुप ये सब तो आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे और टीचिंग मेथोडोलॉजी में। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के में अध्यापक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी, ये तो बता दिए हैं, जिसमें छात्रों को कठोर अनुशासन, उस टाइम में दंडित भी किया जाता था, अनुशासन में डिसिप्लिन में रहना पड़ता था, और अपने शिक्षक के प्रति उसे कुछ दायित्व के अधीन रहना होता था। शिक्षक कुछ ड्यूटी दे दिए तो उसको जो है पालन करना था, चाहे गुरुकुल में या कुटिया में झाड़ू लगाने का ड्यूटी मिल गया या भोजन बनाने का मिल गया, चाहे कुछ भी ड्यूटी मिलेगा तो उसको जो है दायित्व का, कर्तव्य का जो है पालन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है निभाएगा स्टूडेंट उस टाइम में। फिर कह दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय किसको माना गया है, दुनिया का है ये, अभी के डेट में पूछेगा यदि तो ये जो है दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, और यह 700 ईसा पूर्व, मतलब कि अभी से 3000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व जो है ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, इसलिए 700 लिखा गया। जब इधर ईस्वी से जोड़िएगा तो ये जो है 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई। ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन में आपको कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय की कब ये स्थापित की गई थी, तो 700 ईसा पूर्व या लिखा रहेगा 3000 वर्ष पूर्व में स्थापित हुई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में, ये हुआ 700 ईसा पूर्व और ये हुआ 5वीं शताब्दी में। तो अब जब क्वेश्चन इस यहाँ पर से पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछता है कि तक्षशिला दुनिया के या वर्ल्ड का प्रथम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो तक्षशिला होगा। यदि भारत का पूछा जाएगा तो आपको जो है नालंदा विश्वविद्यालय को टिक कीजिएगा। भारत में
यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्योंकि नालंदा भी ये है इंडिया में, नालंदा विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला जो है अब चला गया है, पहले भारत में ही थी, पाकिस्तान में ये पड़ता है। भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में सन 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। सर ये नालंदा राजगीर में पड़ता है ना? जी, राजगीर में, बिहार में है राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंतर्गत राजगीर है, राजगीर में पड़ता है। राजगीर के पास जो है इसका खंडहर है, अभी तो बन गया है, कुछ बना है, फिर से यूनिवर्सिटी चालू हुई है। भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में सन 1817 में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुई थी और भारत में यूरोपीय शैली पर आधारित यह पहला शिक्षण संस्थान था। उस टाइम में जो है ना, जब 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस टाइम में सिर्फ व्यापारी करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको जो है ना व्यापारी करते करते यहाँ पर उनका पकड़ अच्छा बन गया और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उनको एम्प्लॉय चाहिए और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वहां से तो आएगा नहीं, लाने में थोड़ा उसको महंगा पड़ रहा था, तो यहीं के लोगों के लिए सोचा कि कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि जिससे जो है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग देखने रूप रंग में जो है रहेगा वो भारतीय और सारा चीज जो है हमारा करेगा, तो वो ऐसा बनाना चाह रहे थे। तो इसलिए उस टाइम में जो है एक हिंदू कॉलेज के स्थापित किए। भारत में यूरोपीय शैली पर आधारित यह पहला शिक्षण संस्थान था। कितने ईस्वी में? 1817 में। नेक्स्ट है 1823 के माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टोन वर्ड 1835 के लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में वर्तमान भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थान की जड़ें मिलती है। ये जो उस टाइम में जो यहाँ पर जो मतलब कि अंग्रेज का जो कुछ मुख्य, जैसे लॉर्ड मैकाले हो गए, तो उस टाइम में जो भी आते थे वहां से, तो वो अपना एक यहाँ से रिपोर्ट सौंपते थे इंग्लैंड को, तो वहाँ की यहाँ पर किस तरह से अपना वर्चस्व बनाए कि यहाँ पर मॉरलिटी बहुत डेवलप था इंडिया में। उस टाइम में ऐसा था कि ताला भी कुछ लोग नहीं लगाते थे अपने घर में, तो यहाँ ये मैकाले क्या किया कि सोचा कि इतना मॉडलिटी डेवलप है कि हम लोग इसको यूनिटी को तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऐसा शिक्षा व्यवस्था लाएं ताकि जो है हम जो है अपना इस पर मॉडलिटी को तोड़े, भेदभाव करे काला घोड़ा का। तो इस तरह से वो अपना शिक्षा व्यवस्था वहाँ जो चलता था उस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक माउंट स्टुअर्ट एलिफेस्टोन एक रिपोर्ट तैयार किया था। उस रिपोर्ट में जो है कुछ मिनटों में सुझाव था कि भारत में यूरोपीय साहित्य विज्ञान की पढ़ाई उस शिक्षण संस्थान की शुरुआत हो और शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी हो, क्योंकि वो यहाँ जो अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ाई होता था और साथ साथ जो हिंदी में होती थी, लेकिन संस्कृत में होती थी, वैदिक शिक्षा होती थी, लेकिन उसका जो है ये इन लोग का सोच क्या था कि शिक्षा का माध्यम कौन सा हो? अंग्रेजी हो। नेक्स्ट होता है 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच में क्या हुआ? वुड डिस्पैच में जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, इसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक रिपोर्ट होता है विशेष प्रकार का, जो इंग्लैंड में उसका मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहता है आधारित, तो उसी को मैग्ना कार्टा बोलता है कि जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस वुड डिस्पैच को ये कब आई थी? 1854 ईस्वी में। फिर सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। उस टाइम में जो यहाँ वो इंग्लैंड में सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं को शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में
तत्काल गवर्नर जनरल, यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। वो एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें भारत में शिक्षा का लक्ष्य यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य का फैलाव करना और भारतीय भाषाओं का अध्ययन रखा गया था। यहाँ पर इस उन लोग का लक्ष्य क्या था कि अपना वहाँ का यूरोपीय कला संस्कृति, जो बोलते हैं कला संस्कृति, विज्ञान, दर्शन, साहित्य का फैलाव करना था और भारतीय भाषाओं का अध्ययन रखा गया था ताकि विरोध न करे, इसलिए भारतीय भाषाओं का अध्ययन ले लिया था। लेकिन मेन उद्देश्य उन लोग का था कि मेरा जो है कल्चर और मेरा जो है जो भी साहित्य है उसको थोपना था, मतलब कि यहाँ के लोग जाने। इसके अनुसार जो है ये वुड डिस्पैच के अनुसार जो है, इसमें जो पत्र ये लिखा था, बनाया था, रिपोर्ट बनाया था, उसमें लिखा है कि इसके अनुसार प्राथमिक के माध्यम मातृभाषा हो और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। उस टाइम में जो है रिपोर्ट तैयार किया था। इन सुझावों में भारत में कानून, विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना भी था। उस टाइम में जो है सुझाव था, उस वुड डिस्पैच में जो रिपोर्ट तैयार किया था, इसके लिए क्या नाम है, लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा हुआ था कि सुझाव दिया था कि इनका सुझाव था कानून, विधि मतलब लॉ और मेडिकल, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना भी था। वैसा यूनिवर्सिटी जो लंदन में चलती है उस अनुसार वैसा जो है यूनिवर्सिटी का स्थापना करना यहाँ उद्देश्य था इंडिया में। इसके तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है 1857 में, तो कहाँ कहाँ हुई? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, सीक्वेंस यही है, कलकत्ता पहले, फिर मुंबई, फिर मद्रास। कब हुई थी? 1857 में। आप लोग भी मैसेज कीजिए थोड़ा सा कि क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। क्योंकि बता ही दिए थे शुरू में कि टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग जहाँ होता है वहाँ एक्टिविटी होना चाहिए। एक्टिविटी मीन्स कि आप लोग मैसेज भी कीजिए, कुछ वहाँ उधर से कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, फिर पूछना, फिर जहाँ नहीं समझ आए पूछना है। टू वे होता है ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग। हम लोग पढ़े अभी वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में। फिर अगला जो रिपोर्ट हुआ हंटर आयोग आया था, ये 1882 से 83। इसका जो है ईस्वी पूछ सकता है कि हंटर आयोग कब आई, तो 1882-83। ऐसे तो योगा में कम ईस्वी पूछता है, हिस्ट्री वाले को पूछता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से ज्यादा रहता है, हिस्ट्री फिलोसफी सबसे ज्यादा उन लोग को पूछता है। हम लोगों को इतना हंटर आयोग मिलाने दे देगा आपको कि इसका गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में। तो हंटर आयोग जिस टाइम में आए थे तो उस टाइम में जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के ने भारतीय शिक्षा के विषय में कमीशन गठन किया था। भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम में कौन थे? लिखिए मैसेज में, लॉर्ड रिपन उस टाइम में थे। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के विषय में कमीशन गठन, एक कमीशन जो है गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया है। इसे क्या, कौन सा कमीशन बोला गया था? भारतीय शिक्षा आयोग। पूछ देगा कि सबसे पहले जो है शिक्षा आयोग कौन सा बना था, तो भारतीय शिक्षा आयोग। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। नेक्स्ट है विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन आयोग पड़ा। अब क्यों पड़ा इसका हंटर आयोग कमीशन? क्योंकि विलियम हंटर इसका नाम था, जो उस टाइम में ये था गवर्नर जनरल यहाँ रिपन था, और जो इसको रिपोर्ट करना था गवर्नर ये रिपन को, उसका जो इसका जो बॉस था हायर अथॉरिटी, उसको जो रिपोर्ट करना था, तो उसकी अध्यक्षता में जो किया गया था, रिपोर्ट बनाया गया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में,
आयोग का गठन हुआ था, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया था, हंटर कमीशन आयोग। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के पृथकीकरण पर बल दिया गया था। इसमें जो रिपोर्ट बना था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को जो है पृथकीकरण मीन्स अलग करना, करने पर बल दिया था। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया गया। यहीं से जो है ना स्पिरिचुअल को एजुकेशन से हटाने का कोशिश किया गया, जिसके कारण और भी भ्रष्टाचार बढ़ते गया। और अभी भी एजुकेशन में जो है स्पिरिचुअल को ऐड नहीं किया गया है, जो कि बेस है स्पिरिचुअल। कोई भी एजुकेशन जो है ना में स्पिरिचुअल को ऐड रखना चाहिए, मोरलिटी बढ़ाती है ये। यहाँ एक इस लाइन ये जो गलती किया यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ इस आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पॉइंट लिया है, और उच्च और निम्न सभी प्रकार, उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालय को सरकार प्रोत्साहन दे। कह रहा है कि चाहे हाई एजुकेशन हो, चाहे निम्न, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे जो भी हो, प्राइमरी सेक्शन हो, जो भी है, उसको जो है कह रहा है कि देसी विद्यालय को सरकार प्रोत्साहन दे, उसको जो है केयर करे। कौन? सरकार, सारा चीज उसको प्रोवाइड कराए। फिर विद्यालय के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, पॉजिटिव है ये। इस आयोग के तहत 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में, 1882 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। ये पूछ सकता है कि कभी कभी पूछ देता है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय कब हुआ इलाहाबाद, तो ये मिलाने के लिए तो मिला सकते हैं इस तरह से। ये हम लोग अभी कंप्लीट किए हंटर आयोग। हंटर आयोग में कुछ पॉइंट पॉजिटिव लिया है, बहुत सारा पॉइंट पॉजिटिव लिया है, एक सिर्फ निगेटिव हुआ है। यहाँ ऊपर पढ़े थे वुड का डिस्पैच, इसका रिपोर्ट देख लिए। फिर दूसरा रिपोर्ट बना था हंटर आयोग, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? विलियम हंटर। अब आ जाते हैं 1902 में। 1902 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है, ये इसकी स्थापना हुई थी। ये उस टाइम में जो है यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए थॉमस रेले की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1992 में को भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति की। कह रहा है कि उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जब गठन हुआ था, ये यूजीसी वाला नहीं है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग एक पहले बना। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1902 में स्थापित हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन उस टाइम में गवर्नर जनरल थे, जो कि काफी अच्छे काम किए थे इंडिया के लिए, कुछ पॉजिटिव काम किए थे अच्छे। फिर भारत में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी कितने ईस्वी में? 1902 में। यदि डेट के साथ पूछे तो 27 जनवरी 1902 को। फिर बोल रहा है इसके अभिलेख में विश्वविद्यालय के स्थितियों की जांच करना, उन पर विचार। विश्वविद्यालय तो ऊपर बन गया था, उसके बाद जो उसका कह रहा है जांच करना, उन पर विचार तथा कार्य में सुधार करना। विश्वविद्यालय द्वारा संबंध संस्थानों की, विश्वविद्यालय जिस कॉलेज को जो है कि कड़ी की निगरानी, जिस कॉलेज को अपना एक तरह से अप्रूवल देते थे, उसको जो है निगरानी करने के लिए बोल रहा है। शोध रिसर्च पर, साथ ही छात्र कल्याण और राज्य छात्रवृत्ति के लिए सिफारिश भी की। हालांकि सिफारिश उस समय विवादास्पद थी। इस टाइम में जब लॉर्ड कर्जन ने इस भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की गठन की थी, तो उसमें ना ये जो है ये अपना स्थापना ये सब रखे अपना बात को, विश्वविद्यालय द्वारा उसको देख रेख करना, विश्वविद्यालय द्वारा संबंध स्थापित, कड़ी निगरानी, शोध रिसर्च पर जो है छात्र को ये छात्रवृत्ति देना, ये सब ध्यान रखे थे वो। लेकिन वो जो है उसका रिपोर्ट जो है विवादास्पद रहा। पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन सा रिपोर्ट जो है विवादास्पद रहा, किसके, ये कौन सा आयोग? तो ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो है विवादास्पद रही थी।
अब आ जाते हैं 1904 में। भारतीय 1902 में तो वो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का हुआ। अब भारतीय विश्वविद्यालय जब वो विवादास्पद रहा तो एक अधिनियम बना, एक्ट बना। तो उस अधिनियम एक्ट में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालय को अध्ययन, स्टडी और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अशासकीय कॉलेज पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। एक कॉलेज का नाम है उस टाइम था, उस पर जो है सरकार का नियंत्रण और उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी दे दिया था। फिर उसके बाद जो है उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई थी। बोल रहा है कि उस टाइम में जो है आशाकीय कॉलेज मतलब जिस पर शासन नहीं हो, वैसे कॉलेज पर सरकार को जो है नियंत्रण दे दिया। प्राइवेट कॉलेज बोल सकते हैं इसको। उस पर सरकार का नियंत्रण और कड़ा निगरानी हो, कड़ा कर दिया गया उस पर उस टाइम में। आशाकीय यही हुआ। फिर है ऐसे ही मैसेज कीजिए जो जो नहीं समझ में। हाँ, प्राइवेट जो वर्ड नहीं समझ, क्योंकि हायर ये जो है ना फर्स्ट पेपर वर्ड पर ही खेला होता है। इसका क्वेश्चन एक ही चीज को ऐसा ऐसा पूछेगा। कम्युनिकेशन बोलेगा कहीं पर, कहीं संरचना बोलेगा, कहीं बातचीत बोलेगा, कहीं वार्तालाप लिखा रहेगा। एक ही बात को जो है ना अपना यूजीसी तरह तरह से पूछते हैं। तो इसलिए वर्ड पर जो है ये रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए कौन सा वर्ड क्या बोल रहा है। सर ऐसे टफ वर्ड को आप थोड़ा इंग्लिश में भी बता दीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है। जिस इसे बोल सकते हैं आशाकीय कॉलेज को जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर नेतृत्व नहीं हो, जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो है कमांड नहीं हो, तो वैसे कॉलेज को जो है सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। फिर कह रहा हूँ उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के कंट्रोल नहीं हो। मैसेज जा रहा है, ठीक है। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रति वर्ष के दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई थी। प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपया दिया जाएगा। किसके लिए? उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया था। अब ये एक्ट जो बना था उस टाइम में ऐसा किया गया था कि विश्वविद्यालय के अध्ययन और शोध पर तो ध्यान इसमें ये एक्ट में रखा ही गया था। साथ साथ जो है जो कॉलेज जो है शासकीय में कंट्रोल में नहीं था उस पर नियंत्रण रखा गया। और दूसरा है प्रत्येक वर्ष जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज को जो है 5-5 लाख रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया। इस एक्ट बना था वैसा। फिर उसके बाद जो है सारे गवर्नर जनरल हर प्रांत का अलग अलग होते थे पहले, तो उसका रहा कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दे दिया था। उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे तो उसको जो है ये अधिकार दिया गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ये कॉलेज आएगा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज आएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज आएगा। इस तरह से मद्रास के एक तरह से क्षेत्रीय बांट दिया गया था। यही एक्ट बना था। अब हम लोग 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछ लेते हैं आप लोग को, इससे आगे अभी हो करा दें कि बाद में कराएं? ओके, चलिए तो इसको पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है, क्योंकि ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री हम लोग को कुछ कुछ जो चीज जो है ना ये होने लगता है, बाहर होने लगता है कुछ कुछ, तो इसलिए रिवीजन करके फिर क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखें। नेक्स्ट जो है शिक्षा शब्द का क्या क्या अर्थ होता है,
शिक्षा शब्द किससे उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से। उसके बाद जो है शिक्षा की परिभाषा देखे हम लोग, शिक्षा का लैटिन शब्द क्या है ये भी देखे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये भी देख लिए। फिर भारत में शिक्षा के कितने स्तर है, कौन कौन शिक्षा होता है, ये सब जानकारी लिए, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा। फिर नेक्स्ट जो है भारत में उच्च शिक्षा के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़े। सबसे पहले शुरुआत हुआ था, ऐसे तो 1771 से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ दिया है 18, ये है 1817 से। फिर 1823 का हम लोग देखें, इस शब्द को थोड़ा सा देख लीजिएगा, माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टोन जो है शब्द कभी कभी पूछता है, ऐसे पूछता नहीं है ये, तो ये आया था 1835 में। 1835 के लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट को बोला जाता है। फिर उसके बाद है वुड डिस्पैच 1854 में आया। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट में जो है क्या क्या था वो हम लोग पढ़ लिए। प्राथमिक और माध्यमिक मातृभाषा में जो है ये शिक्षा देने के लिए उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। इसी के टाइम में जो है वुड डिस्पैच के टाइम में इसी के तहत जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई और मद्रास 1857 में विश्वविद्यालय का स्थापित किए गए थे। यहीं से मॉडर्न शिक्षा जो है, आधुनिक शिक्षा शुरुआत होती है 1857 के बाद। फिर हंटर आयोग आया, इसका ये अपना रिपोर्ट बनाया, ये जो है प्राथमिक उच्च शिक्षा को पृथक्करण किया, अलग अलग कर दिया। फिर सिर्फ धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया। फिर उसके महिलाओं को शिक्षा पर बल दिया। पूछ देता है कौन सा आयोग जो है महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया सबसे पहले, तो हंटर आयोग। और यहीं से छात्रवृत्ति, जो विश्वविद्यालय के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ये हंटर आयोग में रिपोर्ट में लिखा गया था। पंजाब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना। फिर भारतीय विश्वविद्यालय 1902 में। सर छात्रवृत्ति मतलब जो स्टाइफेंड दिया जाता है? जी जी, छात्रवृत्ति उसी को बुलाता है, स्टेफन को ही, चाहे फेलोशिप जो मिलता है जेआरएफ कंप्लीट करने के बाद। फिर उसके बाद जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हम लोग पढ़े, लेकिन यह विवादास्पद रहा था। और इसका जो टाइम था लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो है ये कमीशन बना था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कमीशन। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट जो है 1904 में बना था, जो उसके एक्ट के तहत हम लोग पढ़े विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा शोध पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना, और अशासकीय कॉलेजों पर सरकार द्वारा नियंत्रण। शोध, रिसर्च जिसको बोलते हैं, उसको शोध बोला जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। और उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए राशि प्रति वर्ष के दर से, उस टाइम में 5 लाख काफी, अभी तो लाखों करोड़ों में आते हैं, और प्रति वर्ष 5 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी। और गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया था। यहाँ तक हम लोग पढ़े। तो अब इससे क्वेश्चन जो है हम लोग कुछ कर लेते हैं। पहले स्क्रीन, जितने भी क्लास अभी तक पढ़े और समझ में आ गया ना आप लोग को? ओके, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन हो इससे पूछ सकते हैं रिलेटेड। सर आपने बताया ना हायर एजुकेशन में आलोचनात्मक पॉजिटिव होता है, मतलब क्रिटिसिज्म जो होता है दैट इज पॉजिटिव, है ना? दैट इज पॉजिटिव। और वही देखना है उसमें कि क्रिटिसिज्म किस टाइप का है। आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है कि निगेटिव कर रहा है, ऐसा कर रहा है कि आपको डिमोटिवेट कर दे रहा है, तो वो निगेटिव में आ जाएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव माना जाता है।
और कुछ क्वेश्चन? चलिए आप लोग जो है बताइए तो, शिक्षा शब्द किस धातु से बना है? मैसेज कीजिएगा थोड़ा। शिक्ष, बहुत बढ़िया। अब 3 हम लेटिन शब्द बना बताए थे आपको शिक्षा का। बहुत बढ़िया, तृप्ति जी, सभी का मैसेज आ रहा है। एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसेयर, बहुत बढ़िया, कंसेस है आप लोग सभी। कुछ परिभाषा बताए थे, परिभाषा तो याद नहीं हुआ इतना जल्दी। तो हाँ, और भारत में शिक्षा को कितने स्तर पर बांटे थे हम लोग? 3, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको जो है, भारत में जो है शिक्षा के स्तर कितने हैं? 3। कौन कौन है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और हमने बताए थे आपको कि कंस्ट्रक्टिव और ये अभिप्रेरण मतलब होता, अभिप्रेरित मतलब होता है मोटिवेट। नेक्स्ट जो है आलोचनात्मक को क्या माना गया? पॉजिटिव ना, तो अभी डिस्कशन हुआ गया था, हो गया आप लोग को। तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्थापित वर्ष बताइए। सात सौ ईसा पूर्व, बहुत अच्छा। ये दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है इसको। अच्छा, भारत के प्रथम विश्वविद्यालय? नालंदा, बहुत बढ़िया। इसका स्थापित शताब्दी बताइए। 5वीं शताब्दी, बहुत बढ़िया। जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, वो जो है ना मैसेज देखें और उसको रिमाइंड कीजिए आप। अच्छा, पहला जो है कॉलेज, हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता। कितने ईस्वी में? बहुत बढ़िया, 1817 में, 1817, बहुत बढ़िया। लॉर्ड मेकाले जो रिपोर्ट सौंपा था कितने ईस्वी में? लॉर्ड मेकाले का रिपोर्ट जो है बनाए थे वो कितने ईस्वी में लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट अपना भेजा था? 1835 ईस्वी में माना गया। 23वीं शुरुआत हुआ था, लेकिन वो रिपोर्ट जो है सौंपा गया था 1835 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लॉर्ड मेकाले का? मुख्य उद्देश्य जो है लॉर्ड मेकाले का क्या था? शिक्षा का माध्यम कौन सा रखा गया था? वेरी गुड, भारत में इंग्लिश शिक्षा को पढ़ाना, बहुत बढ़िया। यहीं से जो है ना अंग्रेजी जो है हम लोग के एजुकेशन में जोड़ा गया था लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट के बाद, और एजुकेशन में ऐड हुआ था। अब वो डिस्पैच जो है कब आई थी? 1854, बहुत बढ़िया। इसे दूसरे, इसको जो है दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है वो डिस्पैच को? मेग्ना कार्टा, बहुत बढ़िया।
उस टाइम में कौन कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, सीक्वेंस में बताइए। शायद ये हो गया कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। बहुत बढ़िया। कितने ईस्वी में ये स्थापित हुई थी? 1857। बहुत बढ़िया। हंटर आयोग कब आई? ₹1882। बहुत बढ़िया। उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे कौन थे हंटर आयोग के टाइम में? लॉर्ड रिपन। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हंटर आयोग का जो नाम रखा गया था किसके नाम पर रखा गया था? विलियम हंटर। राधिका दी, माइक को म्यूट कर लीजिए। सही है, विलियम हंटर की। और ये विलियम हंटर ये इस रिपोर्ट का अध्यक्षता कर रहे थे उस टाइम में। नेक्स्ट जो है भारतीय फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो आई थी फर्स्ट बार, तो वो कितने ईस्वी में आई? 1902। बहुत बढ़िया। उस टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल यहाँ के? लॉर्ड कर्जन। यही यही एक विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग थे जो कि एक विवादास्पद रहा था। फर्स्ट जो है 1902 में जो आई थी कमीशन, वो विवादास्पद था। उसके बाद जो है 1904 में क्या हुआ था? विवादास्पद रहने के बाद जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट बना था। बहुत बढ़िया। जिसमें प्रति वर्ष जो है कॉलेजों को कितने रुपये, कॉलेज या विश्वविद्यालय को कितने रुपये देने की बात हुई थी? 5 लाख। बहुत बढ़िया। कितने साल तक? 5 वर्षों तक। क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हम लोग, और आज जो है रिवीजन भी हो गया। यहीं पर कक्षा को समापन करते हैं। और आज के लिए और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, शांति पाठ करेंगे उसके बाद। हाँ, नोट्स मिलेगा सर। ये जो बनाए हैं पेन से ही बनाए हैं, अपने से टाइपिंग नहीं किए हैं। सारा नोट्स मिलेगा, और नोट्स के लिए घबराना नहीं है। चलिए, वेलकम। तो शांति पाठ। सर सर जितना आज आपने पढ़ाया उतना नोट्स अभी सेंड कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि एक साथ सेंड करोगे तो फिर हमारे ऊपर भी बर्डन पड़ता है। साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो इस पर ना थोड़ा सा हम कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे। कोई बात नहीं है, आपको हम भेज देंगे ग्रुप में। धीरज जी को भेज देंगे, वो भेज देंगे आपको। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कल से पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इन नेशनल एजुकेशन काउंसिल, इसके बारे में। चलिए, तो शांति पाठ करते हैं। सभी लोग जो है ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस।
एक बार ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमा पुण्यात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हैं, फेस पर सेक लगा लेते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।